तो यहां पर अब 4 मेथड है प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन के। नंबर 1 में एल्काइन से आप एल्कीन बना सकते हैं, एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बना सकते हैं, विसिनल डाइहैलाइड से एल्कीन बना सकते हैं और एल्कोहल से एल्कीन बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे एल्काइन से एल्कीन बनाना। अब एल्काइन से यहाँ पर आप 2 अलग अलग तरीके से एल्कीन बना सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि मान लीजिए कि आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 है। जब मैं आप लोगों को आइसोमेरिज्म पढ़ा रहा था तो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, कई तरह के आइसोमेरिज्म होते हैं। यदि किसी का छूट गया होगा तो वो मैं दोबारा समझा दूंगा, ये अभी मैं समझा देता हूँ 2 मिनट में। पहले समझ लीजिए यहां पर कि आइसोमेरिज्म ये आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो यहां पर कहा जाता है कि 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। भाई हमारे पास एक कंपाउंड है C4 और H10 है। अब इसको आप CH3 CH2 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 इस तरीके से लिख सकते हैं। यहां पर CH3 CH3 और ये CH3 यहां पर लिख दिए। दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला C4H10 है, लेकिन यह बिल्कुल स्ट्रेट चेन है और इसमें ब्रांच बन गया, तो अंतर आ गया। तो दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों के प्रॉपर्टीज में अंतर है। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स कहलाएंगे। और इसके बीच का जो रिलेशन होता है इसे आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन समझ में आ गया कि 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब यहां पर आइसोमेरिज्म में एक चीज और देखते हैं कि आइसोमेरिज्म कई तरह के होते हैं। एक होता है यहां पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा होता है यहां पर स्टेरियो आइसोमेरिज्म। दो तरह के यहां पर आइसोमेरिज्म हो गए। तो पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन समझते हैं। यहां पर आपको क्या याद रखना है, जो पहले आपने लिखा था 2 और मोर कंपाउंड्स having same molecular formula, but different। देखिए यहां तक तो सेम रहेंगे, इसके बाद चेंज हो जाएगा।
यदि आइसोमेरिज्म केवल आपसे पूछा गया था तो आपने लिखा था डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, और यदि पूछा जाता कि व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, अब नाम आ गया, आइसोमेरिज्म का यहां पर नाम आ गया, तो यहां पर आप लिखेंगे डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब जो नाम आएगा वो डिफरेंट हो जाएगा। तो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यहां तक समझ में आया? कोई डाउट? अब ये जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ये 6 तरह के होते हैं, और यदि पेपर में आ गया व्हाट इज स्टेरियो आइसोमेरिज्म, तो इसका लिखने का तरीका क्या होगा कि मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन अलग होगा। अब यदि फंक्शनल आइसोमेरिज्म आ गया तो 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, चूंकि नाम क्या है, फंक्शनल है, तो समझ में आ रहा है हर जगह यही डेफिनेशन यूज हो रहा है, केवल डिफरेंट के बाद ये नाम आ रहा है। अब रही बात मेटामेरिज्म, 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द कार्बन एटम, या इसको ऐसे कहेंगे डिफरेंट एल्काइल ग्रुप ऑन द बोथ साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों साइड एल्काइल ग्रुप क्या होंगे, अलग अलग होंगे। टॉटोमेरिज्म इसका थोड़ा सा अलग हो जाता है। टॉटोमेरिज्म का यहां पर जो बनता है वो इस तरीके से बनता है, when hydrogen atom migrate from first atom to either second or थर्ड एटम। मैंने अभी तक जितना भी पढ़ाया इसमें से कुछ भी नहीं मिटाया है, क्योंकि मुझे पता था कि आप लोग लेट आने वाले हैं। और रिंग चेन आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि भाई यह रिंग भी बना ले, चेन भी बना ले, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे, लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो रिंग के रूप में होगा, कुछ ऐसे होंगे जो कि चेन के रूप में रहेगा। अब यहां पर देखिए ये जो स्टेरियो आइसोमेरिज्म है, स्टेरियो आइसोमेरिज्म मैंने क्या कहा, ये 3 तरह के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और एक होता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। मैं आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताने जा रहा हूं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 तरह के होते हैं, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होने चाहिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वहीं पर शो करेगा जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होंगे, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करे ही। अब यहां पर देखिए कि कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है क्या दोनों में। यहां भी 1 2 3 4 कार्बन है,
4 कार्बन है भाई। हाइड्रोजन 3 + 3 6 और 6 + 2 कितने हो गए? 8 हुए। तो H यहां पर क्या हुआ? 8 हुआ। जरा इधर चेक करना, 3 + 3 6 हाइड्रोजन, 7 और ये 8 हाइड्रोजन। तो यहां पर 2 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इस डबल बॉन्ड के सराउंडिंग में इसका अरेंजमेंट में अंतर है क्या? ठीक है, ये जो दोनों में आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं, डबल बॉन्ड के सराउंडिंग में एटॉम्स या ग्रुप्स के अरेंजमेंट में अंतर है, इसलिए यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। ठीक है, तो अब आपको क्या याद रखना है कि यदि एक जैसा ग्रुप या एक जैसे एटॉम्स सेम साइड में हो तो इसे कहते हैं सिस, और यदि एक जैसे ग्रुप्स डायगोनल में हो, कॉर्नर में हो, तो इसे कहा जाएगा ट्रांस। या एक जैसे एटॉम्स भी डायगोनल में है तब भी क्या कहेंगे? इसे ट्रांस ही कहेंगे। तो सिस और ट्रांस समझ में आया। अब यहां पर समझिए भाई, तो अब अपना टॉपिक शुरू होता है प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन बनाने के 4 मेथड्स। फर्स्ट मेथड का नाम फ्रॉम एल्काइन, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड एंड फ्रॉम एल्कोहल। एल्काइन का मतलब समझ में आ रहा है कि जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। यदि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे हम एल्काइन कहते हैं। जैसे मैं 1 नंबर वाले को समझा रहा हूं, फ्रॉम एल्काइन, आपने यहां पर लिया CH3, C ट्रिपल बॉन्ड, CH3, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है। टोटल यहां पर 4 कार्बन एटॉम्स हैं, इसलिए इसका नाम होगा ब्यूटाइन। यह ब्यूट 2YNE। ब्यूट का मतलब यहां पर 4 कार्बन एटॉम्स हैं। 2 का मतलब यह जो ट्रिपल बॉन्ड है दूसरे नंबर कार्बन पर है, चाहे इधर से गिनती करें तब भी ये सेकंड नंबर आ रहा है, इधर से काउंटिंग करें तब भी यह सेकंड नंबर पर ही अपने को ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है। ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आपने YNE लिखा। ठीक है, अब यहां पर क्या है, यदि मैं इसके एक बॉन्ड को तोड़ दूं तो एक बॉन्ड को ब्रेक करने पर दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा और दोनों कार्बन को हम एक एक हाइड्रोजन दे दें। अब यहां पर हाइड्रोजन आप किसके द्वारा दिलवा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि हिसार के DC आपको 50,000 रुपया दे करके सम्मान दिए, तब भी आपको सम्मान मिला, और वही आपको प्रधानमंत्री 50,000 रुपया दे करके दिल्ली में सम्मान करें, है तो 50,000 रुपये ही, लेकिन वो बड़ा माना जाएगा और ये सम्मान छोटा माना जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो हम इसको 2 हाइड्रोजन दे रहे हैं, लेकिन ये 2 हाइड्रोजन देने वाला कौन है उसके आधार पर इसका नाम बदल जाएगा। यहां पर देखिए, कल या परसों का लेक्चर आपको याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था कि निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम क्या करता है, मल्टीपल बॉन्ड को हाइड्रोजन देता है।
तो यदि हमने पैलेडियम लिया तो इसका मतलब यह क्या करेगा, इन दोनों को यहां पर हाइड्रोजन मिलने वाला है। अब पैलेडियम क्या करेगा, इसके पास 2 पाई बॉन्ड है और 1 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये दोनों पाई बॉन्ड को तोड़ देगा और मुझे 1 ही पाई बॉन्ड तोड़ना है। पैलेडियम यहां पर दोनों पाई बॉन्ड को तोड़ देगा और मैं ये चाह रहा हूं कि 1 ही पाई बॉन्ड टूटे, तो पैलेडियम को समझाने के लिए किसी और को भेजना पड़ेगा साथ में, जो कि यह बताए। जब मान लीजिए वो तोड़ना शुरू करे तो जब एक तोड़ दे तो दूसरा आदमी इसका हाथ पकड़ ले, भाई इतना ही ऑर्डर था, इससे ज्यादा का ऑर्डर नहीं है। तो यानी कि पैलेडियम की एक्टिविटी को कम करने वाला कोई केमिकल होना चाहिए, और पैलेडियम के एक्टिविटी को कम करने के लिए यहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, BaSO4, बेरियम सल्फेट। साथ में यहां पर सल्फर भी थोड़ी बहुत यूज करते हैं। तो ये दोनों मिलकर के क्या करता है, पैलेडियम की एक्टिविटी को थोड़ा कम कर देता है। अब यह पैलेडियम क्या करेगा, इसके सिर्फ 1 पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, और तोड़ने के बाद यहां पर अब कितने बॉन्ड बचेंगे, 2। और यदि कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, तो वह एल्कीन कहलाएगा क्या, वह क्या कहलाएगा, एल्कीन कहलाएगा। तो इससे हमें क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा। लेकिन किस टाइप का एल्कीन बनाएगा, सिस टाइप का बनाएगा, इस टाइप का बनाएगा। याद रखिएगा, जहां भी आप पैलेडियम और बेरियम सल्फेट यूज करते हैं वहां पर आपको एल्काइन से सिस टाइप का एल्कीन मिलता है। तो यहां पर होगा CH3, C डबल बॉन्ड CH3, 1 हाइड्रोजन यहां पर, 1 हाइड्रोजन यहां पर। देखो भाई यहां पर 4 कार्बन एटम्स थे क्या, यहां भी 4 कार्बन एटम्स हो गए। इसने इसके 1 बॉन्ड को तोड़ा, दोनों का 1-1 बॉन्ड फ्री हुआ और दोनों को 1-1 हाइड्रोजन दे दिया। अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम होगा सिस ब्यूट 2 इन होगा, क्योंकि इस बार यहां पर डबल बॉन्ड है इसलिए इन, दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है इसलिए 2, टोटल यहां पर 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, और इसने सिस फॉर्म बनाया है इसलिए सिस। लेकिन यदि आपने यहां पर सोडियम और लिक्विड अमोनिया यूज कर लिया, इसका भी काम होता है पाई बॉन्ड को तोड़ करके हाइड्रोजन लगाना। आपको हर एक केमिकल का काम याद रखना पड़ेगा। इसका भी क्या काम है, पाई बॉन्ड को तोड़ना और वहां पर हाइड्रोजन देना। तो यहां भी 1 बॉन्ड को ही यह तोड़ेगा और 1 हाइड्रोजन यहां पर लगाएगा, 1 हाइड्रोजन यहां पर लगाएगा। यह भी एल्कीन ही बनाएगा, लेकिन किस टाइप का बनाएगा, ट्रांस टाइप का बनाएगा। तो ये याद रखिएगा, यदि आपको ट्रांस टाइप का एल्कीन बनाना है तो सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया लेना पड़ेगा, और यदि सिस टाइप का बनाना है तो लेड के साथ यानी कि पैलेडियम के साथ बेरियम सल्फेट एंड सल्फर लेना होगा। समझ में आ गया। तो अब यहां पर लिखते हैं CH3, C डबल बॉन्ड C, यहां पर CH3 H और यहां पर H हो गया। अब इसका नाम आप लोग बता सकते हैं, क्या लिखेंगे भाई, ट्रांस लिखेंगे। यहां पर आपने लिखा ब्यूट, सेकंड नंबर पर डबल बॉन्ड है इसलिए 2 इन। पहले वाले में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब यहां पर क्या है, एल्काइल हैलाइड।
एल्काइल पता है कि R से रिप्रेजेंट करते हैं, कल या परसों हम लोगों ने पढ़ा था। और हैलाइड यानी कि उसके साथ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। नॉर्मली हम लोग क्लोरीन और ब्रोमीन यूज करते हैं। तो अब हम लोग यहां पर सेकेंड नंबर को समझ रहे हैं। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, जरा देखिए यहां पर हमने लिया CH3, CH2 और Cl। तो यहां से लेकर के यहां तक क्या कहलाएगा? एल्काइल कहलाएगा। अच्छा, इस एल्काइल का क्या नाम होगा भाई? बिल्कुल सही, 2 कार्बन है तो इसका नाम होगा इथाइल। और यह क्लोरीन है, इसका नाम होगा क्लोराइड। ठीक है, हम लोग क्या बनाना चाह रहे हैं यहां पर? इसे एल्कीन बनाना चाह रहे हैं। यदि इथाइल क्लोराइड है तो इससे कौन सा एल्कीन बनेगा? एथीन बनेगा। भाई यदि यहां पर 2 कार्बन वाला कंपाउंड है तो 2 कार्बन वाला एल्कीन भी बनेगा। और यदि 2 कार्बन वाला एल्कीन बनेगा तो यह शायद कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, यहां जो CH3 था इसमें से एक हाइड्रोजन लगता है कि निकला होगा, तभी तो यहां पर CH2 बचा है। और यहां जो CH2Cl है इसमें से ये Cl निकला होगा, तब तो यहां भी CH2 बचा है। ठीक है, लेकिन इस हाइड्रोजन और क्लोरीन को कोई निकाला तो होगा। हमें तो पहले वो पता करना है कि इस हाइड्रोजन और क्लोरीन को निकालने वाला कौन केमिकल है, हमें यही याद रखना है। और याद रखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन यानी कि हाइड्रोजन और हाइलोजन या क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है। तो यहां से हाइड्रोजन और हाइलोजन निकालने का काम किसका है? KOH एल्कोहलिक, याद रख लीजिए। KOH एल्कोहलिक का काम है एक हाइड्रोजन और एक हाइलोजन को निकालना। तो यदि एक हाइड्रोजन और एक हाइलोजन निकल रहा है तो इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है? हाइलोजिनेशन, दोनों नाम आएगा ना, हाइलोजिनेशन। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, इसी तरीके से बात को समझना है। भाई एक हाइड्रोजन निकला तो डिहाइड्रो, एक हाइड्रोजन निकला इसके साथ हाइलोजिनेशन। और ये निकालने का काम किसका है? KOH एल्कोहलिक का है। अच्छा, जरा जानते हैं इसने निकाला कैसे होगा? तो ये भी जान ही ले, ये भी राज हटा ही दे। तो देखो भाई, यहां पर K क्या है? मेटल है क्या? और मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इन दोनों में Cl क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव को यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव मिल जाता है बाहर तो क्या होगा? यहां से KCl बाहर हो जाएगा क्या? और OH तो कब से इस इंतजार में बैठा था कि मुझे एक हाइड्रोजन मिल जाए और मैं वाटर बन करके बाहर हो जाऊं, और वह उसकी मुराद अब पूरी होने वाली है। यह जो OH है इसको यहां से H मिला और H2O बन करके बाहर।
तो यहां पर एक बॉन्ड फ्री हो गया, यहां पर भी एक बॉन्ड फ्री हो गया क्लोरीन के जाने से, और ये दोनों बॉन्ड मिल गया तो यहां पर डबल बॉन्ड बना लिया। समझ में आया क्या? थैंक यू। कोई नहीं। अब यहां पर देखिए, अब विसिनल डायहेलाइड क्या है? एल्काइल हैलाइड तो समझ में आ गया कि एल्काइल के साथ जब हाइड्रोजन लगा हुआ होता है तो उसे एल्काइल हैलाइड कहते हैं। लेकिन विसिनल डायहेलाइड, देखो डायहेलाइड का मतलब कि भाई इसमें दो हाइड्रोजन है, पक्की बात है। डाय का मतलब दो, हैलाइड का मतलब हाइड्रोजन, यानी कि दो हाइड्रोजन यहां पर है। लेकिन फिर विसिनल क्यों लगा? इस विसिनल का कोई खास मतलब होता होगा, और वो मतलब क्या है अब जान लीजिए। यदि दो लगातार कार्बन पर, मान लीजिए कि एक कार्बन मैं हूं और एक कार्बन मेरे बगल में है, यदि दो साथ साथ कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है तो उसे विसिनल कहते हैं। समझ में आया? यदि दो लगातार कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो उसे क्या कहते हैं? विसिनल डायहेलाइड। तो मान लीजिए कि हमारे पास यहां पर CH3 है, यहां पर CHCl है, और यहां पर भी CH2Cl है। ये हमने क्या लिया? विसिनल डायहेलाइड लिया है। ठीक है, क्योंकि लगातार साथ वाले कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है, और हमें क्या बनाना है? एल्कीन बनाना है, डबल बॉन्ड वाला बनाना है। तो ऐसा करें क्या, यहां से इस क्लोरीन को और इस क्लोरीन को हटा देते हैं, तो दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, और ये दोनों फ्री बॉन्ड आपस में जुड़ जाएंगे, और फिर यह बनाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। लेकिन यह क्लोरीन हटेगा कैसे? अब कोई क्लोरीन हटाने वाला ढूंढना पड़ेगा। और याद रखिए, क्लोरीन को हटाने का काम जिंक का होता है। क्लोरीन को कौन हटाएगा? जिंक। देखो जिंक ऑक्सीजन को भी हटाता है, ब्रोमीन को भी हटाता है, क्लोरीन को भी हटाता है। तो इसको ऐसे याद कर लेंगे, भाई हाइड्रोजन को कौन हटाएगा? जिंक। और ऑक्सीजन को भी कौन हटाएगा? जिंक। इसका मतलब जिंक का क्या काम है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिमूव करना। जिंक का क्या काम है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को रिमूव करना। याद हो गया? तो यहां पर आपने जिंक लिया, और जिंक क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इसके ऊपर 2 प्लस होते हैं, तो जिंक क्या चाहेगा कि मुझे 2 माइनस चाहिए, और 1 माइनस इस क्लोरीन के पास मिलेगा, 1 माइनस इस क्लोरीन के पास मिलेगा, दोनों क्लोरीन को पकड़ेगा और यह ZnCl2 बन करके बाहर। तो देख लीजिए आपको एल्कीन मिला क्या? तो समझ में आ गया कि विसिनल डायहेलाइड से आप किस तरीके से बनाते हैं। तो ये मैंने लिखा फ्रॉम विसिनल डायहेलाइड। अब यहां पर हम लोग लेते हैं 4th नंबर में। 4th नंबर में लेते हैं फ्रॉम एल्कोहल।
एल्कोहल किसे कहते हैं भाई? यदि एल्काइल ग्रुप के साथ कम से कम एक OH हो तो उसे एल्कोहल कहते हैं। किसी भी एल्काइल ग्रुप के साथ यदि एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसे एल्कोहल कहते हैं। अब एल्काइल कोई भी हो सकता है, तो हमने यहां पर ले लिया CH3, CH2 और यहां पर OH। और मैं ये चाहता हूं कि यदि हमने 2 कार्बन का यहां पर एल्कोहल लिया है तो हमें 2 कार्बन का एल्कीन मिलेगा, और 2 कार्बन का यदि एल्कीन मिलता है तो वो होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ऐसा ही होगा ना? तो जरा देखो, वही बात रिपीट हो रहा है क्या? क्या रिपीट हुआ कि यहां से शायद एक हाइड्रोजन को निकाला गया होगा, तो यहां पर CH2 बचा है। यहां से इस OH को निकाला गया होगा तो यहां पर CH2 बचा है। अब यह OH और यह H यदि मिल करके बाहर निकलता है तो वाटर ही तो बनेगा, लेकिन इसको निकलने में मदद कौन करेगा? अपने आप तो कोई निकलेगा नहीं, निकलने में तो कोई ना कोई मदद करने वाला चाहिए भाई। तो याद रखो, कंसंट्रेट H2SO4 इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कंसंट्रेट H2SO4 इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। देखो, बच्चों को रिएक्शन क्यों नहीं याद होता है? वो रिएक्शन को रटता है, और मैं कहता हूं कि रिएक्शन को रटो नहीं, ये याद रखो कि भीम सर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, पारस सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, अजय बुरा सर या रविंदर सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, और आपने देख लिया कि उस क्लास में भीम सर बैठे हैं, तो इसका मतलब मैथमेटिक्स की पढ़ाई हो रही है। ये याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने टीचर को पहचान लिया। उसी तरीके से आपको यहाँ पर केमिकल को पहचानना पड़ेगा कि कौन सा केमिकल क्या करता है, किसका क्या नेचर है। तो कंसंट्रेट H2SO4 का क्या काम है? वाटर को रिमूव करना। याद हो गया? कंसंट्रेट H2SO4 का काम होता है वाटर को रिमूव करना। और एक कंडीशन और भी है वहां पर, एट 443 डिग्री सेल्सियस, सॉरी केल्विन, 443 केल्विन टेम्परेचर होगा तभी वाटर निकलेगा और यह एल्कीन बनाएगा। यदि टेम्परेचर इधर उधर हो गया तो भैया वहां पर H2SO4 का काम बदल जाएगा। अब मान लीजिए कि अभी आप लोग मुझे 18,000 रुपये दे रहे हैं, तो मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूं। अब कोई 18 करोड़ रुपये दे दे तो मैं फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग ही तो करूंगा, वहां पर मैं पढ़ाऊंगा थोड़े। तो पैसे पर तो भैया नियत बदल जाते हैं, और पैसा क्या है? टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर पर हर एक केमिकल के नेचर बदल जाते हैं। याद रहेगा? थैंक यू। तो यहां पर आप लिखेंगे कंसंट्रेट H2SO4 और यहां से निकलेगा H2O। +1 में लिखना कोई जरूरी नहीं, लिख देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 443 केल्विन, याद रहेगा। तो हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, पहला केमिकल प्रॉपर्टीज। यह इसी को कहा जा सकता है हाइलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन में हाइड्रोजन का ऐड होना, चाहे आप ब्रोमिनेशन कराएं, क्लोरीनेशन कराएं, आयोडीनेशन कराएं, आपको जौन सा नेशन कराना है करवा सकते हैं। हमने यहां पर
एक डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड लिया है और ये जो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है यह CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। थोड़ा सा ये लाइट दिख रहा है, इसको मैं डार्क करने की कोशिश कर रहा हूं। यहां से लिख रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर आपने ब्रोमीन ले लिया, यानी कि ब्रोमिनेशन करा रहे हैं। अब यहां पर ब्रोमिनेशन कराने के लिए कार्बन डाइसल्फाइड, यानी कि हमें यहां पर मीडियम की जरूरत होती है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि कार्बन कार्बन के बीच का एक बॉन्ड ब्रेक होगा, जो पाई बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा। अब जब ब्रेक होगा तो यह बनाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब दोनों कार्बन के यहां पर एक एक बॉन्ड फ्री हो गए क्या, और जो यहां पर 2 ब्रोमीन्स हैं दोनों को एक एक मिल जाएगा। तो यहां पर Br और यहां पर भी Br। तो देखिए क्या मिला, विसिनल डाइहेलाइड मिला। क्योंकि विसिनल का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जब लगातार 2 कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन हो। तो ये 2 लगातार कार्बन है और दोनों कार्बन के पास यहां पर एक एक हाइड्रोजन हो गया, तो क्या कहलाएगा, विसिनल डाइहेलाइड। हाँ, CH2 तो रहेगा ही। यहां से एक बॉन्ड जो ब्रेक हुआ तो दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हो गया और दोनों के साथ एक एक ब्रोमीन जुड़ गया। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर है पॉलीमेराइजेशन। पॉलीमेराइजेशन का मतलब क्या होता है, जब एक जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाए, छोटे छोटे एक जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, अब वो आपस में मिल गए और मिलने के बाद एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना ले, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलीमेराइजेशन। पॉलीथीन का नाम सुने हैं? हाँ, पॉली बैग जो होता है, जो साग सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, दुकानदार वाले उसमें सामान डाल करके देते हैं, सब्जी वाले भी देते हैं। तो पॉलीथीन में से पॉली को हटा दो, क्या बचा, एथीन बचा। अरे हिंदी में जैसे संधि विच्छेद करते हुए ऐसे तोड़िए, यानी का मतलब पॉली का मतलब होता है बहुत। जब बहुत एथीन आपस में मिल जाते हैं तो वह क्या बन जाता है, पॉलीथीन बन जाता है। तो एथीन यहां पर क्या हो गया, मोनोमर। एथीन यहां पर क्या हुआ, मोनोमर। और वो जब आपस में मिल गए तो क्या बन गया, पॉलीथीन बना। तो मान लीजिए कि हमारे पास यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और ऐसे ऐसे बहुत सारे यहां पर इस तरीके के बहुत सारे एथीन आपस में मिले। जैसे समझाने के लिए मैं नीचे लिख रहा हूं, भाई मान लो यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसके आगे भी है, इधर भी है। जरा सोचो, यहां से एक बॉन्ड ब्रेक होगा जो पाई बॉन्ड होगा, क्या बनाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड। उसी तरीके से ये भी ब्रेक होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। ये दोनों सिंगल बॉन्ड है तो ये आपस में जुड़ सकते हैं क्या? यदि यहां पर भी ऐसा कुछ होगा तो वह भी आगे जुड़ सकता है क्या? इधर भी ऐसा कुछ होगा तो यह भी ऐसे जुड़ सकता है क्या? तो यहां पर एथीन का बहुत लंबा चेन बना। तो यह जो बनने का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। इसके बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं।
यानी कि पॉलीमराइजेशन करते हैं। अब यह जो पॉलीमराइजेशन है, तो यह काम क्या अपने आप हो जाएगा? अपने आप तो नहीं होगा। यदि अपने आप होता और आप किसी सिलेंडर में एथीन रखते तो थोड़ी देर के बाद आपको पॉलीथीन मिलता। अपने आप तो होगा नहीं, इसे तो हमें कुछ डाल के करवाना पड़ेगा। तो यहां पर दो खास इंपॉर्टेंट कैटेलिस्ट है। एक है जिगलर नाटा, कैटेलिस्ट का नाम है, ठीक है। एक है जिगलर नाटा और दूसरा यहां पर है पेरोक्साइड, ठीक है, बेंजीन पेरोक्साइड। तो यहां पर जो पेरोक्साइड होता है वह भी पॉलीमराइजेशन करवाता है और जो जिगलर नाटा होता है वह भी पॉलीमराइजेशन करवाता है। अब यदि पॉलीमराइजेशन कराने वाला इंसान अलग अलग है, पॉलीमराइजेशन करवाने वाला केमिकल अलग अलग है, तो प्रोडक्ट भी अलग अलग टाइप का बनाएगा। एक बनाएगा लो डेंसिटी पॉलीथीन, एक बनाएगा हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। तो अपने को उतने डेप्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली आपको यहां पर लिखना है पॉलीमराइजेशन। और यहां पर लिखना है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पर ब्रैकेट लगा देना है, यहां पर N लिखना है और यहां पर नीचे में N लिखना है। कहानी खत्म। समझ में आ गया? N का मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और यहां पर N का मतलब कि ये सभी आपस में जुड़ चुके हैं। समझ में आ गया? तो ये पॉलीमर बन गया। जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड का नाम आपने सुना होगा, पॉलीप्रोपिन का नाम आपने सुना होगा, ये सब इसी तरीके से बनते हैं। हाँ, अब बात करते हैं हम लोग थर्ड नंबर, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल या फिर हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। चलो, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? वाटर का ऐड होना। और हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का मतलब कि एल्कीन के साथ वाटर का ऐड होना। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का मतलब हो गया एल्कीन के साथ वाटर का ऐड होना। तो हमने यहां पर फिर एल्कीन लिया, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था वाटर निकालने का काम किसका है? कंसंट्रेट, हाँ, H2SO4 का काम है। तो वाटर डालने का काम किसका होगा? ये भी तो किसी का होगा ही, और ये काम किसी और का नहीं है, उसी के सगे भाई का काम है, डाइल्यूट H2SO4 का। डाइल्यूट H2SO4 का काम है वाटर ऐड करना और कंसंट्रेट H2SO4 का काम है वाटर निकालना। समझ में आ गया? तो यहां पर आपने H2O लिखा और आपको यहां पर कुछ नहीं लिखना, सिर्फ लिखना है डाइल्यूट H2SO4। कोई टेम्परेचर नहीं, कोई प्रेशर नहीं, सिर्फ आपको इतना लिखना है। तो देखो क्या होगा, यहां पर CH2 दोनों का एक एक बॉन्ड ब्रेक होगा। यहां जो वाटर है यह H और OH बनाएगा, एक H जुड़ जाएगा इसके साथ और OH जुड़ जाएगा इसके साथ। तो देखिए क्या मिला, ये क्या कहलाएगा? CH3, ये CH2 और ये OH। तो आप यहां पर इसको
CH3 CH2OH लिख सकते हैं क्या? तो यदि आपके पास एथीन था तो आपको क्या मिला? इथाइल एल्कोहल मिला। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इथाइल एल्कोहल से एथीन बनाया था, इथाइल एल्कोहल से एथीन बनाया था। और यहां पर हमने क्या किया? एथीन में पानी हमने डाल दिया तो एल्कोहल मिल गया। लेकिन यहां पर बहुत ही एक टेक्निकल चीज आने वाला है। यहां तक तो किन्हीं को कोई डाउट नहीं। अब देखिए वो टेक्निकल पॉइंट क्या होगा। यदि मैं इसके जगह पर ये ले लेता CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर H2O लेता, तो यहां पर बताइए कि क्या बनेगा। ऑप्शन में दे रहा हूं, CH3 CH2 CH2OH। दूसरा ऑप्शन मैंने दिया CH3 CHOH CH3। ए वाला बनेगा या बी वाला बनेगा? कौन सा? बिल्कुल सही आपने कहा कि बी बनेगा, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया कि ए क्यों नहीं बनेगा। ना ऐसे ही, इसका कोई रीजन तो होगा। भाई साइंस पढ़ रहे हैं और कोई सॉलिड रीजन होनी चाहिए। एक्चुअली यहां पर क्या हुआ देखो, ये CH3, यह CH और यहां पर CH2, ऐसा ही कुछ है क्या? अब याद कीजिए, हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर में। इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। जिन्होंने नहीं पढ़ा था टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको इतना पता है कि एट ए टाइम में वो चीज़ समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, यह जो CH3 आपको नज़र आ रहा है, आपको सिर्फ यहाँ पर ये याद रखना है कि CH3 का काम होता है इलेक्ट्रॉन को आगे की ओर पुश करना। इसका क्या काम है? इलेक्ट्रॉन्स को आगे की ओर पुश करना। इसमें जो पाई बॉन्ड है ये टूटना है, और ये टूटेगा और इसने इधर से धक्का मारा तो ये इलेक्ट्रॉन कहां पर जाकर के गिरेगा? इस क्लोरीन के पास, ये इस कार्बन के पास जाकर के गिरेगा क्या? तो जहां पर इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां पर माइनस, और दूसरी जगह क्या हो जाएगा? प्लस होगा। समझ में आया? जब इधर से पुश किया तो ये वाला कार्बन हो जाएगा निगेटिव और ये वाला कार्बन क्या होगा? पॉजिटिव। कारण समझ में आ गया? आप दोनों को समझ में आ गया? गुड़िया आपके समझ में आया? ठीक। हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट है, बिल्कुल सही। यहां पर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। मैं अपने स्टाइल में इसलिए बोल रहा हूं कि ये धक्का वाला तो याद रहेगा ही। प्रॉपर इंडक्टिव इफेक्ट समझ में ना आए, ये तो याद रहेगा कि CH3 जहां भी नजर आ जाएगा, C2H5 जहां पर भी नजर आ गया, यानी कि एल्काइल ग्रुप जहां पर नजर आ गया, उसका काम है इलेक्ट्रॉन को धक्का मारना। और किधर धक्का मारेगा? आगे की ओर। ठीक है। अच्छा जरा एक चीज देखो, यह जो वाटर है, अरे मोहित यहां पर ध्यान दो, ये जो वाटर है यह जब टूटेगा तो H प्लस में और OH माइनस में। ठीक है, तो जरा आप लोग तो समझदार हैं, यह जो OH माइनस है
यहाँ पर जाएगा या प्लस वाले पर जाएगा? भाई माइनस को प्लस चाहिए, तो ये कहाँ पर जाएगा? यहाँ पर जाएगा। और ये कहाँ जाएगा? यहाँ पर जाएगा। ये हमारा पहले से CH3 था क्या? यहाँ पर यदि यह OH चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? OH बन जाएगा। और यह H जब यहाँ पर जाएगा तो जो पहले CH2 था अब इस H के आने पर क्या हो जाएगा? CH3। समझ में आया? और इस रूल को क्या कहते हैं? मार्कोनिकोव्स रूल। इस रूल को क्या कहते हैं? मार्कोनिकोव्स रूल। रूल मैं कल लिखवाऊंगा, केवल नाम याद रखो। अब कभी कभी क्या होता है, बच्चे को नहीं समझ में आता है कि इसमें कौन प्लस है कौन माइनस है। वो झंझट सब खत्म करो। वो कहानी क्या रखना अपने को याद, इसमें याद रखना कि कौन प्लस है कौन माइनस है, इतना याद रखना पड़ेगा। जैसे थोड़ी देर के लिए मैं यहां पर समझाने के लिए लिख रहा हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और HBr आपने लिया, ठीक है। तो याद रखना कि जो पहले है इसके ऊपर प्लस होता है और जो बाद में होता है उसके ऊपर माइनस होता है। इतना तो याद रहेगा। कोई भी कंपाउंड है उसमें जो पहला एलिमेंट होगा या पॉजिटिव होगा और जो बाद वाला होता है वो क्या होता है? निगेटिव होता है। और इन दोनों में से हमें ये पता करना है कि इस कार्बन पर कौन जुड़ेगा और इस कार्बन पर कौन जुड़ेगा। और यदि आपको ये नहीं पता लग रहा है कि इसमें कौन प्लस माइनस है तो सबसे आसान तरीका, इन दोनों में से ये तो देख सकते हैं कि किसके पास हाइड्रोजन कम है और किसके पास ज्यादा है। यदि मान लीजिए कि यह 1, 2 और 3 कार्बन का नंबर मैंने दिया, तो बताओ भाई पहले और दूसरे में किसके पास कम हाइड्रोजन है? दूसरे के पास कम हाइड्रोजन है। और जिसके पास कम हाइड्रोजन होगा उसके पास जाएगा इसका निगेटिव और इसके पास जाएगा पॉजिटिव। ये तो याद रहेगा। डबल बॉन्डेड कार्बन में से, ध्यान से सुन ले, डबल बॉन्डेड कार्बन में से जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होगा, जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होगा उस कार्बन के साथ निगेटिव पार्ट जुड़ता है और अधिक हाइड्रोजन वाले कार्बन के साथ पॉजिटिव पार्ट जुड़ता है। तो अब बताइए क्या बनेगा यहां पर? CH3 CHBr और यहां पर क्या बनेगा? CH3। अब समझ में आ गया। और जहां पर भी इस तरीके का होता है इसी को कहा जाता है मार्कोनिकोव्स रूल। अब एक चीज और देख लीजिए, हमारे पास यहां पर CH3 है, CH है डबल बॉन्ड, CH2 है, यहां पर HBr है और यहां पर पेरोक्साइड लिखा हुआ है। ध्यान देना, ऊपर वाले में ऐसा कोई केमिकल नहीं लिखा हुआ था और यहां पर हमने क्या लिखा है? पेरोक्साइड। तो याद रखिएगा, यदि यहां पर पेरोक्साइड लिखा हुआ है तो इसे कहेंगे एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। और यदि यहां पर कोई पेरोक्साइड नहीं लिखा हुआ है तो इसे कहा जाएगा मार्कोनिकोव्स रूल। शॉर्ट में MARK, मार्क रूल, ठीक है, शॉर्ट में। और यहां पर लिख लेते हैं एंटी मार्क। बस इतने से काम चल जाएगा एक बार।
तो एंटी का मतलब क्या होता है? एंटी का मतलब उल्टा, यानी कि जो काम यहां पर हुआ है उसका उल्टा काम यहां पर होना है। तो सैनी साहब, यदि यहां पर ब्रोमीन दूसरे नंबर पर जुड़ा है तो अब यहां पर ब्रोमीन कहां पर जुड़ेगा? जुड़ना तो भैया इन्हीं डबल बॉन्ड के बीच में है, या तो पहले पर या तो दूसरे पर। आप यूं बताइए कि ये पहला है, ये दूसरा है। दूसरे में कह रहे नहीं, जब पेरोक्साइड नहीं होगा तो दूसरे पर जुड़ेगा ब्रोमीन। इस बात को सीधे याद रखो। ब्रोमीन, यदि यहां पर पेरोक्साइड नहीं लिखा हुआ है तो ब्रोमीन कहां पर जुड़ेगा? दूसरे नंबर पर, यानी कि जिसके पास कम हाइड्रोजन है। और यदि पेरोक्साइड लिखा हुआ है तो अब ब्रोमीन उसके पास जाएगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है। ना भाई, दूसरे बोल समझ में आया क्या? हाँ, कोई डाउट? अब एक बार फोटो खींच लो, यदि इसको कॉपी करना है कॉपी कर लो। यहाँ पर H है, ये चला आएगा यहाँ पर, तो जो CH था क्या बन गया? CH2 बना। और ये Br चलाए यहाँ पर, तो अब देख लीजिए, अब ये किसका ओजोनोलाइसिस करवाएगा? एल्कीन का। यानी कि एल्कीन को कौन तोड़ रहा है? ओजोन तोड़ रहा है। दिमाग में एक चीज याद रखना, ओजोन का भाई काम क्या है? हमें तो ये याद रखना है कि किस केमिकल का क्या काम है। तो ओजोन का काम, चाहे ये बात कहीं पर लिखा हुआ हो या ना हो, हमें तो पेपरों में अच्छे नंबर लाने हैं। साम दाम दंड भेद किसी भी नीति से हमें कोई अपना ऐसा पैटर्न बनाना है जिससे कि अधिक से अधिक बात याद रह सके। तो याद रखना कि ओजोन को जहां भी डबल बॉन्ड नजर आएगा वह कट कर देगा। एक छोटा सा तरीका समझो, हमारे पास यहां पर CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH, CH2, CH डबल बॉन्ड CH3 है, ठीक है। और पेपर में आपको कह दिया गया कि भैया इसका ओजोनोलाइसिस हो रहा है, बताओ क्या बनेगा? ज्यादा बुद्धि लगाना ही नहीं है। देखो, इसका क्या काम मैंने अभी बताया, इसे जहां भी डबल बॉन्ड मिलेगा उसको काट देगा। याद हुआ? ओजोन के बारे में हमें एक ही चीज दिमाग में सेट करना है कि ओजोन को जहां भी डबल बॉन्ड मिलेगा, सिर्फ डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की बात मैं कर रहा हूं, इसे जहां भी डबल बॉन्ड मिलेगा उस डबल बॉन्ड को कट कर देगा। तो देखो, इसको यहां पर मिला, यहां से काटा क्या? यहां पर मिला, यहां से काट दिया, ठीक है। अब यदि कटा तो जरा देखो कैसा दिखने में लगेगा। CH3 CH, यदि ये कटा तो इस कार्बन के 2 बॉन्ड और इस कार्बन के 2 बॉन्ड फ्री हो जाएंगे। इस 2 बॉन्ड को मैं ऊपर दिखा रहा हूं, कोई दिक्कत? दूसरा, ये CH आपको यहां पर नजर आ रहा है, इसके साथ CH2 है और इसके साथ ये भी CH है, और यहां पर ये कटा है तो इसके भी 2 बॉन्ड फ्री हुए हैं और इसके भी 2 बॉन्ड फ्री हुए हैं, और तो कुछ नहीं है। हाँ, ये भी तो है, ये कट करके अलग हुआ है
तो एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड फ्री हुए हैं। यस सर। ठीक है, यानी कि जब ये 2 जगह से कटा है तो 3 टुकड़े में बट गए क्या। थोड़ा दिखने में अच्छा लगे इसको मैं अपने स्टाइल में लिख लेता हूं। अब इसने काट तो दिया, काट करके अचार भी तो इसका डालेगा। यस सर। कैसे डालेगा, तो जहां जहां पर कट मारेगा वहां वहां पर यह ऑक्सीजन गिफ्ट में देके जाएगा। बन गया, प्रोडक्ट तैयार हो गया। समझ में आया क्या। यानी कि जब इसका ओजोनोलाइसिस होगा तो यही बनाएगा, लेकिन यह एक स्टेप में नहीं होता है, ये 2 स्टेप में होते हैं। तो आज की सेवा में यहां तक रख रहा हूं। यदि आपको सही समझ में आ रहा है तो कल से आप सही टाइम पर ज्वाइन करेंगे। थैंक यू।